Assalamualaikum. Welcome to our JNG Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about C programming. C programming में भी अपन पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में पूरा इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये हमारा लेक्चर 4 है। जिन्होंने भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है वो जाकर के प्लीज़ पहले उसको देखें फिर यहाँ पे आए, ठीक है ना, ताकि सिक्वेंशियली अगर आपका बना रहेगा ना तो फिर प्रोग्रामिंग समझने में काफ़ी मज़ा आएगा। अदरवाइज प्रोग्रामिंग फिर आपके लिए वही दिक्कत देगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा फॉलो कर लेना आप लोग। JNG Academy वेबसाइट पे जाकर के जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं सब वहाँ पे आ जाता है टाइम टू टाइम। इसके बाद यहाँ पे YouTube चैनल है JNG Academy, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट है कि वो कर लें ताकि जो अच्छा कंटेंट है वो आपको मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम JNG Academy @JNG Academy, ये सर्च मारोगे आ जाएगा तो उसको भी फॉलो कर लो वहाँ पे भी। नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राम, जो ऑफिशियल हमारा चैनल है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पूरे सी प्रोग्रामिंग में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। देखो पूरे सी प्रोग्रामिंग का बता रहा हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज से स्टार्ट होगा हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, देन फंक्शंस, पॉइंटर्स, रिकर्शन, एरेज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट आउटपुट, फिर मिसलेनियस टॉपिक है। ये पूरा सी प्रोग्रामिंग का जितने भी चैप्टर्स है वो मैंने बता दिया। आज क्या पढ़ने वाले हैं ये हमारा आज का टॉपिक है। टुडेज एजेंडा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्विच, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इन डेप्थ पढ़ेंगे हर एक कॉन्सेप्ट, जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है सबको समझ करके, और एक अलग से फिर क्वेश्चन सेशन अपन लाएंगे 1 by 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन, इंटरमीडिएट क्वेश्चन, फिर यहाँ पे एडवांस लेवल का क्वेश्चन, सारा अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्विच स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक कंटिन्यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिक्टेट द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम। दीज स्टेटमेंट्स हेल्प इन मेकिंग डिसीजन, लूपिंग थ्रू कोड और ब्रांचिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में हम लोग डिसीजंस के बारे में बात करेंगे, फिर लूपिंग के बारे में बात कर लेंगे, कोई एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है तो, फिर ब्रांचिंग के बारे में बात करें, मतलब कि एक स्टेटमेंट से डायरेक्ट अपन सिर्फ इसी को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इससे फिर बाहर निकल जाना है, तो वो सब की बात करेंगे। सारे तरह के स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं 1 by 1। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, जंपिंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है? दीज स्टेटमेंट्स अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो कहने का मतलब क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपन जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बात करें तो इफ स्टेटमेंट्स, जैसे यहाँ पे इफ की बात करें तो इफ के अंदर अगर कंडीशंस ट्रू है तो आप इफ के ब्लॉक में जाकर के उस चीज़ को प्रिंट करो या फिर जो कोड है उसको रन करो, लेकिन अगर फॉल्स है तो आप बाहर आ जाओ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये होता है। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट्स। तो इफ स्टेटमेंट्स क्या है? एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो कहने का मतलब है, सिंटेक्स थोड़ा देख लेते हैं इसका। अगर सिंटेक्स की बात करें, कुछ भी नहीं है यार, इफ पेरेंथेसिस देना जरूरी है, पेरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन लिख सकते हो, कंडीशन कंडीशन दे सकते हो यहाँ पे, इफ कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक। ब्लॉक को हमेशा सी प्रोग्रामिंग में हम लोग कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी कोड इसके अंदर लिखना है आप स्टेटमेंट्स कोड के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। ये कोड हो गया हमारा। अब यहाँ पे राइट कोड, ठीक है, राइट कोड। तो कहने का मतलब है राइट कोड हेयर। तो कहने का मतलब क्या है? इफ देन पेरेंथेसिस के अंदर आपका कंडीशन, फिर यहाँ पे ब्लॉक शो होता है कर्ली ब्रेसेस से, और ब्लॉक के अंदर फिर हमारा सारा कोड लिखा जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये रन करेगा, यानी एग्जीक्यूट करेगा। इफ ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन क्या होगा? ये जो ब्लॉक है ये हमारा एग्जीक्यूट करेगा, देन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है हमारा? तो इफ का यही फंडामेंटल क्या होता है, सिंटैक्स होता है। इफ देन कंडीशन, कंडीशन या एक्सप्रेशन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये कंडीशन या एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है देन हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक है जो है, ये ब्लॉक, इफ का ब्लॉक, ये कोड रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा,
अदरवाइज ये ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमें इस ब्लॉक के बाहर जाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट, इफ की अगर हम बात करें तो किस किस तरीके से इफ को हम लिख सकते हैं। तो इफ पेरेंथेसिस, इसको अगर खाली छोड़ दें तो क्या ये करेक्ट है? पहली बात, यहां पे कोड हो गया फर्स्ट। सेकेंड, इफ अगर मान लेते हैं यहां पे कोई कैरेक्टर है, क्या ये करेक्ट है? फिर थर्ड, इफ फिर यहां पे लेट सपोज 2 + 10 - 2, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन, फिर यहां पे हमने ब्लॉक दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट 4 हो जाएगा हमारा इफ, फिर यहां पे लेट सपोज प्रिंट F Z, ठीक है, और देन यहां पे फिर कोड हमारा आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्या ये सब करेक्ट है या फिर सब रॉन्ग है, या फिर कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है। तो ये आप आंसर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिलहाल मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, यहां पे समझो, इफ के अंदर आपका कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, कुछ भी, लेकिन होना ही चाहिए। कहने का मतलब है 0 है तो 0 को हम लोग क्या मानते हैं? फॉल्स। तो 0 फॉल्स है तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, तो बात ही हटा दो 0 का। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या ट्रू, कुछ भी नहीं है, ये पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब एरर दे देगा। तो यहाँ पे एरर है, ये क्या है? एरर है कोड, इस कोड में एरर है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा पैरेंथेसिस में। ये ट्रू है, कैरेक्टर दिया हुआ है, ट्रू है ना? हाँ ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सप्रेशन है, सॉल्व करो, 10 + 2 क्या हो जाएगा? 10 + 2 आपका 12 - 2 तो 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये भी एक्सप्रेशन 10 क्या है? कोई भी नॉन जीरो नंबर क्या होता है? ट्रू होता है। तो ये भी ट्रू है, तो क्या रन करेगा? हाँ, कोड एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल। तो ये भी ट्रू है, करेक्ट है। इफ प्रिंट, फिर यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट हमने क्या लिया है? जी को प्रिंट करना। तो आउटपुट में क्या है? जी तो प्रिंट होगा ही, साथ ही साथ लेंथ रिटर्न करेगा। लेंथ रिटर्न क्या करेगा कि जी कितने लेंथ का है? 3 लेंथ का जी, और साथ ही में एक नल कैरेक्टर भी आएगा, तो मान लो 4 लेंथ का। तो 4 लेंथ का, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? 4। तो 4 जब रिटर्न होगा यहाँ पे, तो याद रखना ये 4 क्या? नॉन जीरो नंबर है। तो नॉन जीरो नंबर इसका मतलब क्या हो गया? नॉन जीरो नंबर है, तो ये ट्रू हो गया। इफ ब्लॉक यानी इफ एक्सप्रेशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब ट्रू है तो जाहिर से इस ब्लॉक को कोड जो भी होगा वो रन करेगा। तो ये भी कोड ट्रू है। तो कहने का मतलब पहला वाला रॉन्ग हो गया, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्या? ट्रू है। तो आज इसे याद रखना अगर ये नहीं पता था तो। नेक्स्ट, समझ में आ गया? अब यहाँ पे और बातें कर लेते हैं थोड़ा। जो भी क्वेश्चंस की बात करेंगे वो किसके थ्रू? वो 1 by 1 मैं क्वेश्चन सेशन लाऊंगा, तो फिर वहां पे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, तो फिर उसको देखना। फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपन, तभी क्वेश्चन ला पाएंगे तो अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। कहने वाला बात ये है यहाँ पे, पहली बात तो एक पॉइंट ये याद रखो कि एल्स जो है कभी भी बिना इफ के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इफ जो है वो बिना एल्स के एग्जिस्ट कर सकता है। आ रही बात समझ? तो इफ एल्स का पहला पॉइंट याद रखना कि इफ जो है वो विदाउट एल्स एग्जिस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एल्स जो है वो विदाउट इफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पहला पॉइंट लिखना है तो नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो बना लो, नहीं तो ये पॉइंट लिख लो कहीं पर। दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इफ होता है, जैसे इफ की हम बात करते हैं, तो इफ ब्लॉक जब खत्म होगा उसके जस्ट बाद ही एल्स आ सकता है। फिर से सुनो, अगर एल्स को लिख रहे हो आप, तो इफ के जस्ट, इफ ब्लॉक जहां खत्म होगा उसके जस्ट बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, सीधा एल्स आना चाहिए। कहने का मतलब है कि इफ के बाद कोई इफ ब्लॉक के बाद कोई स्टेटमेंट देन एल्स, तो ये एरर आ जाएगा यहाँ पे। तो इफ के बाद जस्ट, इफ ब्लॉक खत्म होगा जस्ट आपको एल्स लाना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। 2 पॉइंट बताया इसमें। नेक्स्ट, इफ पहले एग्जीक्यूट करेगा, इफ अगर फॉल्स हो जाएगा ना तब एल्स आपका पार्ट चलेगा और रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट्स 1 ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, इफ एल्स का मतलब क्या होता है? सिंपल से ये समझ लो, इफ कंडीशन, फिर यहां पे ब्लॉक ऑफ कोड, फिर यहां पे जस्ट बाद एल्स आना चाहिए, और देन यहाँ पे एल्स का ब्लॉक आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? एल्स वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन आपका क्या होता है तब ये रन होगा। कब? जब ये कंडीशन जो इफ वाला कंडीशन जो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स होता है देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड, देन
इफ फॉल्स देन एल्स पार्ट या एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड। आ रही बात समझ में? तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को हमेशा दोबारा देखना, या फिर स्पीड आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा दो, फास्ट लग रहा है तो स्पीड कम कर दो। सब फैसिलिटी आपको दिया गया है, बस आपको दिल आगे पढ़ने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सब चीज़ें समझ में आई? हाँ। नेक्स्ट एक बात और समझ लो, इफ़ का एक बात और समझ लो। इफ़, अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कोड कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 और जस्ट ऐसे ही छोड़ दूँ, जस्ट ऐसे ही छोड़ दूँ, या फिर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर प्रिंट एफ जी शान, तो क्या दोनों कोड करेक्ट है या दोनों कोड गलत है? पहले ये बता, दोनों कोड रन करेगा या नहीं करेगा, या दोनों गलत है? क्या है? तो इफ ए ग्रेटर देन 0 यहां पे अगर सेमी कॉलन दे रहे हो, ठीक है ना, तो बात यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो ये कोड बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। इफ ए ग्रेटर देन 0 और हमने कॉलन नहीं दिया, हमने नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया, ये स्टेटमेंट, जस्ट इफ स्टेटमेंट के बाद हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, तो भी गलत नहीं है, तो भी करेक्ट है। आपको ज़रूरी नहीं एकदम ब्लॉक देना ही पड़ेगा। वो ब्लॉक अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है आपका इफ ब्लॉक के अंदर, तो आप वो जो करली ब्रेसेस है उसको हटा सकते हो। सिंगल लाइन है तो याद रखना, सिंगल लाइन है तो अगर सिंगल लाइन इफ के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन है वो कंडीशन दे करके डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट लिखते, तो वो स्टेटमेंट अगर सिंगल लाइन का है तब तो वो इफ का ही पार्ट है, तब वो क्या है, इफ का ही पार्ट है। अगर एक लाइन और यहाँ पे लिख देते तो लेट सपोज प्रिंट एफ रशीद, तो क्या होता, क्या ये सेकेंड लाइन जो है, ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है, क्या ये इफ का पार्ट है? नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट जो है इफ का पार्ट नहीं है, याद रखना। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इफ का पार्ट है, ये इफ का पार्ट नहीं है, ये इफ का पार्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इफ का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये दूसरे वाले स्टेटमेंट को कोई लेना देना है उस बात से? नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब इफ कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है तो वो ये स्टेटमेंट पहला वाला स्टेटमेंट है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा दिशान, अदरवाइज नहीं चलेगा। लेकिन इससे चलेगा नहीं चलेगा, इससे दूसरा स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं इसका। अगर ये चलेगा तो भी ये रन होगा, अगर ये नहीं रन होगा तो भी ये रन होगा। कहने का मतलब है कि ये अगर प्रिंट होगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो चलेगा ही चलेगा, ये याद रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब बुक्स में बहुत पढ़ के तब आपको मिलेगा इतनी सी पार्ट। पता है ना आपको कि बहुत कुछ पढ़ते हो तब इतना सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो लेक्चर में बताया जाता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपको बता दिया जाता है, तो बात ही खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो बहुत कुछ मैंने बताया इफ एल्स में, आपको याद रखना पड़ेगा, बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना। नेक्स्ट, इफ एल्स लेडर। अगर इफ एल्स लेडर का बात ही समझ में आ रहा है कि मतलब नेस्टेड इफ की बात कर रहे हैं हम, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर फिर इफ ब्लॉक, इस तरह का, मतलब अंदर के अंदर अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कंडीशन डायरेक्ट लिख ही देते हैं, एफ यानी इफ कंडीशन, कंडीशन ये हो गया, देन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, देन हमारा एल्स पार्ट हो गया, देन हमारा फिर इसके अंदर इफ आ गया, फिर ये कंडीशन अलग हो सकता है इससे, ये कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन 2 हो गया, फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड आ गया इफ का, और देन फिर एल्स आप ला सकते हो, एल्स पार्ट, ये फिर ब्लॉक ऑफ कोड ये आ गया, और फिर ये जो बड़ा ये वाला एल्स, बाहर वाला एल्स, उसका ये क्लोज्ड हो गया ब्लॉक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या, ये आता है एल्स इफ लेडर में, हाँ इफ आ गया, फिर यहाँ पे एल्स, फिर इसके अंदर इफ, इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब है इस तरह का चीज़ें नेस्टेड इफ एल्स हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? तो आप लेट सपोज 3 नंबर है, 3 नंबर में से मैक्सिमम प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ाया था, बी इज ग्रेटर देन, या फिर ऐसे कर लो क्योंकि मैक्सिमम चेक करना है ना 3 नंबर का,
तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये कर लो, ठीक है ना। तो अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, और फिर सी बी से बड़ा है, फिर सी क्या है, बी से बड़ा है, तो इन दोनों का कोई कुछ कंडीशन आएगा, कुछ तो आएगा ना आंसर। ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है। आगे अगर ये चीज़ है तो ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, इन दोनों कंडीशन चेक कर लो, ठीक है, और अंदर फिर जाके प्रिंट कर दो। कहने का मतलब है कि वेट, यहाँ पे ऐसे कर लूँ कि लेट सपोज 2 है, 3 है, 4, 3 नंबर है। लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमने क्या चेक करना है कि इन दोनों में से चेक कर लो बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3, ये हो गया। इन दोनों में मैंने पहले चेक कर लिया। अब इन दोनों में जो बड़ा है उसका फिर थर्ड वाले से चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो थर्ड वाले से चेक कर लो, यानी सी से। तो अब इन दोनों बड़ा कौन है, तो ये। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि इफ कंडीशन चेक कर लो कि ए से बड़ा, ए बड़ा है बी से, चेक कर लो। अगर हाँ ए बड़ा है तो अब क्या करो, एंड ए बड़ा है ना, अब इस ए को फिर सी के साथ चेक करो, इस ए को फिर सी के साथ चेक करो कि बड़ा है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इफ ट्रू है तो ट्रू है तो चुपचाप से ए को प्रिंट कर दो कि ए बड़ा है, बात खत्म। ए मैक्स, ए मैक्सिमम हो गया, ठीक ना। एल्स में क्या करना है, एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में करना है कि डायरेक्ट क्या करना है, फिर इफ लगाना है और फिर चेक कर लो यहाँ पे कौन कौन बच गया। ए बी से बड़ा है और ए सी, तो ये अगर फॉल्स हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बी सी में चेक कर लो कि बी सी से बड़ा है कि नहीं। अगर है ये ट्रू है तो इसका मतलब बी मैक्सिमम हो जाएगा, तो बी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और एल्स अगर बी बड़ा नहीं है तो इसका मतलब सी बड़ा होगा, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सी। सी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये हो गया क्लोज कोड। तो एकदम मैंने सेम कोड, यहाँ पे थोड़ा इमेज आ रहा होगा तो उसका एडजस्ट कर लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का होता है इफ एल्स लैडर, या फिर एल्स इफ लैडर बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो चलो इसको, इसमें मैं कुछ और बताने वाला था एक्चुअली में, खैर कोई नहीं। देखो इफ लिया हमने, फिर यहाँ पे किया ए ग्रेटर देन बी एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फिर हमने किया ए ग्रेटर देन सी, फिर यहाँ पे ब्लॉक दिया, दे दिया। अब हमने क्या करना है कि अगर ए बी से बड़ा है एंड साथ ही साथ ए सी से भी बड़ा है, तो तीनों नंबर में ए सबसे बड़ा हो गया ना यार। तो हमने क्या करना है कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, डायरेक्ट ए प्रिंट कर दो, ये मैक्सिमम हो गया। तो ये भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन 3 नंबर या फिर अमंग 3 नंबर इज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो डायरेक्ट ए प्रिंट कर दो, ठीक है ना, कि ए मैक्सिमम है यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया इफ का पार्ट। कब जब ये ट्रू कंडीशन ट्रू होगा तब डायरेक्ट ए मैक्सिमम हो जाएगा, खत्म बात। लेकिन अगर मान लो कि ए कोई भी ए फॉल्स हो गया, या तो ये स्टेटमेंट या तो ये स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि ए तो मैक्सिमम नहीं होगा, तीनों में ए तो मैक्सिमम नहीं होगा, तो इसका मतलब या तो बी होगा या तो सी होगा। तो एल्स पार्ट लिखो, फिर एल्स, फिर यहाँ पे ब्लॉक एल्स का आ जाएगा। देन फिर एक इफ लगाओ और फिर कौन कौन बच गया, बी और सी बच गया। तो बी सी में रिलेशन चेक कर लो कि बी बड़ा है सी से। अगर हाँ बी बड़ा है सी से तो इसका मतलब ए तो छोटा हो गया। इस कंडीशन से ये पता चला कि ए तो सबसे बड़ा नहीं है, या तो बी होगा या तो सी होगा, इतना पता है। अब बी सी में से भी चेक करना है कि बी सी में से कौन बड़ा है। तो हमने कंडीशन दिया कि बी बड़ा है क्या सी से, चेक करो। अगर हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हाँ ये बी बड़ा है सी से, अगर बी बड़ा है सी से तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तब यहाँ पे मैक्सिमम क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। तो इन दिस केस मैक्सिमम जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम बी नहीं है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे इसके अंदर भी एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट चलेगा तो क्या होगा, तो बी भाई ए तो श्योर हो गया कि नहीं था बड़ा, फिर बी सी में से बी यहाँ से अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो पता चल जाता है कि बी बड़ा है, खत्म बात। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर रह गया सी, तो इसका मतलब सी बड़ा होगा, तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो सी को। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी, डायरेक्ट प्रिंट कर दो, खत्म बात। तो ये
इस वाले इफ एल्स का ब्लॉक खत्म हुआ, ये यहाँ पे बाहर वाले का। तो ये कोड हो गया आपका किसका, मैक्सिमम फाइंड करने का अमंग द 3 नंबर। तो ये क्या पूछा जाता है कंपटीशन में? हाँ पूछा जाता है। आपको कह सकता है कि यूजर से इनपुट लीजिए 3 नंबर और उस 3 नंबर का फिर आपको बताना है मैक्सिमम या फिर मिनिमम। कैसे बताओगे? तो ऐसे ही बताओगे। क्या इसका कोई और तरीका भी है? तो हाँ, टर्नरी ऑपरेटर से भी हम आराम से कर सकते हैं। इस सेम क्वेश्चन को टर्नरी ऑपरेटर से हम कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि बस सेम को टर्नरी ऑपरेटर जो बताया था, क्वेश्चन मार्क और ये कॉलम, तो ये ऑपरेटर। तो एक्सप्रेशन 1 ये हो जाएगा हमारा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो, खत्म बात, डायरेक्ट ए हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो हम कहाँ जाए? फॉल्स होता है तब, ट्रू होगा तो ये कंडीशन डायरेक्ट प्रिंट कर दो, खत्म बात। अगर फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का टर्नरी ऑपरेटर, इस पर भी अगर क्वेश्चन बताना हो तो डायरेक्ट कोड में करके बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये सेम क्वेश्चन को टर्नरी ऑपरेटर से भी हम कर सकते थे। टर्नरी ऑपरेटर क्या है? इफ एल्स लेडर का क्या है? शॉर्ट वर्जन है, कह सकते हैं सिंगल लाइन वर्जन। ठीक है ना? जो कोड लिखने के लिए हम इतना लाइन इस्तेमाल कर रहे थे वो कोड को हम आराम से सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो ये मतलब टर्नरी ऑपरेटर का फायदा होता है। स्विच क्या है? तो स्विच यार काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होता है। स्विच बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला भी है, अब साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर आप कॉम्पिटिशन का तैयारी करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, तो स्विच पे थोड़ा टाइम दूंगा। तो यहाँ पे स्विच का पहली बात, तो स्विच क्या है? यहाँ पे कीवर्ड देख लो, इट इज़ अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है। इट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज विद ईच वैल्यू हैविंग इट्स ओन ब्लॉक ऑफ टू एग्जीक्यूटेड, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूटेड। तो कहने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, ये भाषण मैंने लिख दिया कि नोट खूबसूरत बना, पर समझना तो मेरा लैंग्वेज समझो। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, स्विच लिखना है आपको, स्पेलिंग सही लिखना है वरना गलत हो जाएगा। ठीक है ना? केस सेंसिटिव है, अगर प्रिंट का पी कैपिटल कर दोगे तो एरर आ जाएगा, कहने का मतलब है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपका जो सी लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, अगर कीवर्ड लिख रहे हो लेट्स सपोज इंट, तो इंट का कीवर्ड क्या है? ऐसे ही होगा, ये पक्का है। इंट को आप कैपिटल आई करके नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यही दोनों डिफरेंट है, जबकि इंट ही दोनों लिखा हुआ है, लेकिन ये एक कैपिटल एक स्मॉल करके लिखोगे तो एरर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट चीज़ माना जाता है। तो यही होता है आपका केस सेंसिटिव। अब यहाँ पे बात समझ लो, स्विच तो एस स्मॉल WITCH, फिर यहाँ पे पेरेंथेसिस देना है जिसके अंदर क्या है? कंडीशन या एक्सप्रेशन या कांस्टेंट आपका कैरेक्टर आ सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके का चीज़ आ सकता है, यहाँ पे वेरिएबल अलाउड नहीं है इसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया हमारा स्विच। अब पेरेंथेसिस ले सपोर्ट एक्सप्रेशन हो सकता है कुछ, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब जहां पे आ चुका है हमारा स्विच, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है? ब्लॉक करना है, ब्लॉक देना है। ब्लॉक दे दिया। अब इसके अंदर क्या आता है? जब भी स्विच आएगा ना, स्विच के साथ एक केस कीवर्ड भी आता है, केस। तो केस हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या है? केस, CASE, क्या होगा? केस। काफी इत्मीनान से समझा रहा हूँ, समझो, केस। फिर यहाँ पे केस की जगह पे फिर यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे लेट सपोज केस 1 है। 1 मतलब कि आप इसमें से ये एक्सप्रेशन में कुछ 1 आना चाहिए, तो 1 यहाँ पे आकर केस से चेक करें केस 1 है क्या कोई, अगर हाँ है तो देन यहाँ पे ये वाला फिर कॉलन देना है केस के बाद, केस 1 फिर कॉलन, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो कोई भी चीज़ को। प्रिंट एफ, लेट सपोज जी प्रिंट करवाना है, हो गया। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसी तरीके से फिर यहाँ पे केस 2, केस 2, फिर यहाँ पे लेट सपोज अगर मान लो कि 1 नहीं है तो 2 पे आके आप देखो तो 2 है, तो 2 पे फिर प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे रशीद। ठीक है, ऐसे। और लेट सपोज 2 ही लिखा है, ऐसे 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 2 ही लिखा है, फिर यहाँ पे डिफॉल्ट कर दो। डिफॉल्ट क्या है कि अगर केस 1 में भी नहीं मैच किया, केस 2 भी मैच नहीं किया, तो कुछ भी अगर मैच नहीं किया केस से, तो सीधा डिफॉल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट में जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो डिफॉल्ट में कर दो प्रिंट 2024, कुछ भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा स्विच का कोड, स्मॉल सा स्विच सा प्रोग्राम हो गया। तो स्विच एक्सप्रेशन पेरेंथेसिस में फिर यहाँ पे ब्लॉक देना है स्विच का, स्विच के अंदर फिर केस कीवर्ड आ जाए, केस करके यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं, जैसे लेट सपोज यहाँ पे कैरेक्टर भी आ सकता है, ठीक है ना, इसके अंदर केस। तो कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज 1 2 3 4 किया, अब क्या है एक्सप्रेशन में लेट सपोज कैलकुलेट करके 1 आया, तो ये 1 से मैच करेगा, केस 1 कहाँ है, तो 1 का जो होगा वो प्रिंट कर देगा, बाकी सब भी चेक करेगा यहाँ पे। अच्छा, उसको सब चेक ना करे, यानी कि मेरा काम जिससे सिर्फ वो होकर के काम खत्म हो जाए। जैसे मान लो कि केस 1
अगर एक्सप्रेशन का आंसर लेट सपोज 1 है तो 1 केस से आकर चेक करेगा कि 1 कहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, काम खत्म, इसको रन करो, अब बाहर आ जाओ। अब लेट सपोज अगर अभी जैसा कोड मैंने लिखा है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, ये रीप्रिंट करेगा, उसके बाद भी चेक करेगा केस 1 और कहीं पे है कि नहीं, आगे भी चेक करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें एक ब्रेक कीवर्ड लगाना पड़ता है, ब्रेक। ब्रेक मतलब कि लूप से डायरेक्ट, मतलब लूप या कोई भी ब्लॉक से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक, यानी कि केस 1 फिर प्रिंट एफ जी, फिर यहाँ पे ब्रेक, फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट केस 2, फिर यहाँ पे प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दो। ब्रेक का मतलब है कि अगर कोई से मैच कर रहा है केस तो डायरेक्ट वो वाले स्टेटमेंट को आप प्रिंट करो, अब बाहर आ जाओ और किसी को फिर देखना नहीं है। लेट सपोज अगर कोई मैच नहीं किया, केस 1 केस 2 कोई नहीं मैच किया, तो कुछ चुपचाप से डिफॉल्ट प्रिंट कर दो, बात खत्म। और डिफॉल्ट का कोई फिक्स पोजीशन है क्या कि डिफॉल्ट यहीं पाएगा? नहीं, डिफॉल्ट आप चाहो तो लास्ट में लगा सकते हो, आप चाहो तो टॉप बॉटम साइड में लगा सकते हो, आप चाहो तो मिडिल में लगा सकते हो। डिफॉल्ट का कोई जगह नहीं है, डिफॉल्ट जहाँ पे चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो। अच्छा, अब यहाँ पे स्विच समझ में आ गया, एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इसके अंदर केस होने वाला है वो समझ में आ गया। कोडिंग में मैं एक कैलकुलेटर छोटा सा बना के आपको मैं दिखा दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। बाकी आप संडे मंडे में से प्रिंट करवा सकते हो। लेट सपोज संडे इक्वल्स टू 1, मंडे इक्वल्स टू 2, इस तरह से आप कर सकते हो कि संडे को हम 1 मानेंगे, 2 मानेंगे। तो अगर डे 1 है तो आप डे 1 में संडे प्रिंट कर दो, ऐसे करके। तो ऐसे करके भी कोड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारा स्विच का कोड बनेगा, तो कहने का मतलब बहुत कुछ बनेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्विच के बारे में, क्योंकि स्विच इंपॉर्टेंट है तो टाइम दूंगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। तो नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि स्विच यूजिंग अनदर, क्या है, स्विच यूजिंग अनदर कीवर्ड केस। मैंने बताई कि स्विच जब भी आएगा तो उसके ब्लॉक में फिर क्या आएगा, केस भी लाना पड़ेगा। इन स्विच पेरेंथेसिस एक्सप्रेशन आर अलाउड, यानी स्विच का जो पेरेंथेसिस होता है उसके अंदर क्या अलाउ है, एक्सप्रेशन अलाउ चलेगा। इन स्विच पेरेंथेसिस, यानी स्विच का जो पेरेंथेसिस है, कंडीशन आर ऑल्सो अलाउड, यानी कंडीशन भी अलाउड है। कोई कंडीशन अगर देना चाह रहे हो उसके अंदर तो वो भी अलाउड है। ओनली इंटीजर्स कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर्स आर अलाउड। तो याद रखना जो कंडीशन हो सकते हैं ना वहाँ पे, तो इंटीजर्स, कांस्टेंट या फिर आपका कैरेक्टर्स आ सकता है स्विच में। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, स्विच विल नेवर एग्जीक्यूटेड एनी स्टेटमेंट्स बिफोर केस। कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज स्विच है, एक्सप्रेशन है, फिर ब्लॉक में आ गए, फिर यहाँ पे केस। तो केस से पहले लेट सपोज हमने डिफॉल्ट दे दिया, तो क्या डिफॉल्ट को पहले प्रिंट कर दिया? नहीं। याद रखिएगा स्विच जो है एग्जीक्यूट नहीं करता है कोई भी कोड से, किसके पहले, केस से पहले। अगर केस से पहले कोई कोड आप लिखे भी हुए हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सीधा एग्जीक्यूट करेगा। स्विच का पेरेंथेसिस ब्लॉक आते ही डायरेक्ट केस को ढूंढेगा, वो उससे पहले किसी भी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरर नहीं आएगा पर डायरेक्ट ये केस को ढूंढेगा और केस से ही काम चलाएगा अपना। आ रही वसन में? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजीशन ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट मैटर। पोजीशन आप टॉप में रखो, बॉटम में रखो, मिडिल में रखो, जहां रखना रखो, लेकिन कोई मैटर नहीं करेगा ये चीज़, एरर कहीं पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंट मेन फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 20, फिर हमने क्या किया, स्विच a डायरेक्ट 20, यानी कहने के बाद केस के बिना इस्तेमाल कर रहे हैं स्विच को। तो वैसे स्विच को या वैसे स्विच स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, डमी स्विच स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? डमी स्विच स्टेटमेंट, जिसका कोई काम वाम नहीं है, तो डमी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। एरर नहीं आता यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंडेटरी पार्ट्स इन स्विच। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि स्विच अगर होना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो क्या केस पार्ट जो वो मैंडेटरी है क्या? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अभी मैंने डमी केस दिखाया ना, डमी स्विच स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि केस के बिना स्विच आराम से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो डमी वाला हो जाएगा बात। तो कहने का मतलब मैंडेटरी क्या है कि जब हम स्विच का इस्तेमाल करें, स्विच स्टेटमेंट का, तो वहाँ पे एरर ना है। तो मैंडेटरी पार्ट जो है, एक तो स्विच होना चाहिए वहाँ पे एंड उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये दोनों पार्ट होना चाहिए, बाकी फिर ब्लॉक, और इसके अंदर कुछ भी हो या कुछ भी ना हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंजेस आर ऑल्सो अलाउड इन स्विच। यानी स्विच के अंदर सिर्फ वैल्यू नहीं चलेगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो ना कि स्विच है, स्विच आया, स्विच फिर पेरेंथेसिस के अंदर कंडीशन एंड देन यहाँ पे ब्लॉक हो गया स्विच का, और यहाँ पे क्या है, केस 1, यानी सिर्फ इंटीजर पार्ट आप रख रहे हो, केस 2, फिर यहाँ पे केस 3, फिर यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो कुछ, प्रिंट एफ लेट सपोज जी, प्रिंट कर दी,
फिर यहाँ पे आगे जा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी अलाउड है, ये भी चलेगा। और दूसरी बात ये है कि इस तरह का तो अलाउ है ही, साथ ही साथ रेंजेस भी अलाउ है। इस केस की जगह पे सिर्फ 1 ना लिख के 1 का कोई रेंज बना दो, 1 से लेकर के 6 और फिर 7 से लेकर के 12, यानी कि ए का वैल्यू अगर 1 से 5 तक है, यानी 1 से 6 तक है, तो आप ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करोगे। और ब्रेक का मतलब क्या है, डायरेक्ट ब्लॉक से बाहर कर दोगे, जो करली ब्रेसेस है उससे बाहर कर देगा। समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर मेरा ए का वैल्यू लेट सपोज 9 है, तो 9 किसके अंदर लाई करेगा, 7 से 12 के बीच में 9 आता है, तो यानी ये वाला केस, इसको फिर नहीं देखेगा, फिर ये वाला केस प्रिंट होगा। इसमें क्या है, रशीद, तो रशीद प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक का मतलब क्या है, डायरेक्ट अब बाहर आ जाए। ठीक है, लेट सपोज मेरा ए का वैल्यू 20, अब ए से 6 में भी लाई नहीं करता है, 7 से 12 में भी नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 में फिर डिफॉल्ट वाला, फिर ये दोनों तो चलेगा नहीं, फिर यहाँ पे डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। और डिफॉल्ट क्या है हमारा, MZR। आ रही बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपका रेंजेस भी अलाउ है। ठीक है, नेक्स्ट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, ओवरलैप वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन स्विच रेंजेस वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि रेंज तो अलाउ है स्विच के अंदर, केस में तो रेंज अलाउ है, कर सकते हो, लेकिन ओवरलैप नहीं कर सकते किसी नंबर को। क्या कहने का मतलब क्या है, स्विच, बहुत अंदर अंदर की बात बता रहा हूं यार, समझो। कंडीशन, कंडीशन, फिर ब्लॉक, फिर हमने केस दिया। अब केस दिया तो 1, बात सुनो ध्यान से, 1 लिखने के बाद एक स्पेस दोगे, स्पेस, देन 3 डॉट, 1 2 3, 3 डॉट, फिर एक स्पेस, फिर लेट सपोज हम कहां तक रेंज लेना चाह रहे हैं, 8 तक, स्पेस देने के बाद फिर यहाँ पे 8, ये हो गया, फिर यहाँ पे कॉलम आ गया। अब यहाँ पे जो भी प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है ना, प्रिंट करवा लो। कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि दोनों साइड स्पेस होना चाहिए रेंज के, और बीच में 3 डॉट होना चाहिए, तो रेंज होगा। दूसरी बात, वरना एरर आ जाएगा। दूसरी बात, केस 2 लेना है, केस, केस 2। अब लेट सपोज हमने क्या किया, 6 फिर स्पेस फिर 3 डॉट फिर स्पेस फिर यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है ना। सॉरी, कॉलन होगा यहाँ पे, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन होगा, कॉलन। अब क्या होगा, फिर हम ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं लेट सपोज कुछ भी, ठीक है। तो देखने में लग रहा है तो करेक्ट है। अभी आप बोलें कि रेंज अलाउ है, तो रेंज ही में तो है, लेकिन ओवरलैपिंग अलाउ नहीं है यार। तो ओवरलैप आप नहीं कर सकते हो किसी भी नंबर को। देखो यहाँ पे आप ओवरलैप नहीं कर सकते हो, ये जो कर रहे हो ना, ये ओवरलैप नहीं कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे 6 7 8 ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ से 6 7 8 से, तो ये ओवरलैप वैल्यूज नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा आपका, तो ये अलाउ नहीं है। बात आ रही है समझ में। फिर यहाँ पे हाई टू लो रेंजेस इन स्विच आर अलाउड, यानी कहने का क्या मतलब है कि हाई टू, अगर लो रेंज रख ले हो ना, इस तरह का रेंज 8 फिर स्पेस डॉट 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 फिर स्पेस फिर यहाँ पे 1, तो ये हाई टू रेंज तो दे रहा हो, पर हाई टू लो में ये अलाउ नहीं होता है, किसके अंदर, स्विच के अंदर। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे बात करोगे बट लो टू हाई रेंजेस आर परफेक्टली ओके, जैसे 1 स्पेस फिर डॉट डॉट फिर स्पेस फिर यहाँ पे 8, तो ये परफेक्टली ओके, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये अलाउ नहीं है हाई टू लो। नेक्स्ट, नेस्टेड स्विच आर ऑल्सो अलाउड। तो कहने का मतलब है कि स्विच के अंदर स्विच, जैसे इफ के अंदर इफ करके हम कर रहे थे, इफ एल्स वाला, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्विच का भी लैडर बन सकता है, यानी कि स्विच का भी आराम से स्विच अंदर में आ सकता है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड स्विच बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो भी अलाउ है। आ रही बात समझ में। बहुत डीपली और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा पार्ट बताया। कुछ बातें हैं जो नोट्स में ऑलरेडी हैं, कुछ बातें हैं कि जो वेबसाइट पे जाकर के मिलेंगी, कुछ बातें हैं कि मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि सारी बातें वेबसाइट पे हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे पढ़ाना है नोट से, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे यार, वो फिर कोड करके भी दिखाना है वो। तो कहने का मतलब है कि जो बातें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि नोट्स में नहीं, तो आप यहीं पे मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स को क्या करो कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाया करो हमेशा। लेकिन अगर नहीं बनाना, फिर भी नोट्स में ही रखना, तो मैं तो सब चीज़ बता ही दे रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ को और को याद भी रखो। और बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में फिर बोल देना, ड्रॉप कर देना कमेंट, क्या कि और मतलब ये चाहिए, डीपली चाहिए, या फिर इसका 1 शॉट चाहिए, या फिर जो भी चाहिए आपको, आप फीडबैक दो और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आपका लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट में। और क्या है स्विच स्टेटमेंट में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब मैंने सारा डिस्कशन कर दिया है। स्विच का रेंजेस अलाउ है, रेंजेस में आपका ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। फिर स्विच का जो जब केस लिखते हो, जो रेंज देते हो, तो रेंज में आपका जैसे रेंज दोगे 1 से 10 रेंज देना चाह रहे हो केस 1 में। अब रेंज जो देना चाह रहे हो ना, तो 1 फिर स्पेस फिर ट्रिपल डॉट फिर स्पेस, और देन जो भी रेंज जहाँ तक देना चाह रहे हो 10 लेट सपोज,
तब दोगे। कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट है केस में, केस के यहाँ पे जब रेंज कंप्लीट हो जाए तो फिर कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है? क्या ब्रेक एकदम मैंडेटरी है, नहीं लगाओ तो कोड रन नहीं करे? नहीं, ब्रेक जरूरी नहीं है। ब्रेक क्यों जरूरी है? ब्रेक आपका लूप से बाहर, अगर आपका काम हो चुका है, जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो अगर वो प्रिंट हो चुका है तो आप फिर कोई और काम थोड़ी है कि अगला स्टेटमेंट भी आप करो, नहीं ना। तो ब्रेक लगा दो नीचे में, उसके बाद वो क्या करेगा, ब्रेक आपको डायरेक्ट लूप हो चाहे आपका जो ब्लॉक होता है उससे डायरेक्ट वो बाहर ले जाता है। ऐसा नहीं कि आपका पूरे प्रोग्राम से बाहर ले जाता है, आपके जो करंट करली ब्रेसेस होता है ना, यानी कि स्विच का जैसे करली ब्रेसेस के अंदर है, स्विच के ब्लॉक के अंदर है, तो अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो उस स्टेटमेंट का ब्रेक जो है सिर्फ किसके बाहर करेगा, जो करंट उसका करली ब्रेसेस या करंट ब्लॉक है उससे बाहर कर देता है एग्जीक्यूशन को। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुई बात? तो बहुत सारी पॉइंट्स मैंने बता दी, समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहीं पे लेट्स सपोज और भी चीज़ें, जैसे समझ लो कि इंट, ये मैंने बता दिया लेकिन फिर भी एक बार और, इंट a = 8 दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने लगाया स्विच, उससे ऊपर का कोड उससे नीचे का कोड मान लेते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। स्विच, फिर यहाँ पे a, फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्विच, एंड देन फिर यहाँ पे लेट्स सपोज केस 1, केस 2, केस 8, Z, केस 10, केस स्पेलिंग सबका CASE है, केस 11, एंड देन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या करना है, डिफॉल्ट प्रिंट कर दो जो भी प्रिंट करना है, प्रिंट F रशीद, ठीक है, ये हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, क्या ये कोड करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये कोड करेक्ट है, कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। 8 है, ए आएगा, केस चेक करेगा, 8 जहाँ पे मैच करेगा वो प्रिंट होगा, बात खत्म। और ये आगे का कोड भी चल जाए अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो ब्रेक लगाना जरूरी है, तो ब्रेक लगा दिया करो नीचे, जो स्टेटमेंट के बाद ब्रेक करवाना है तो ब्रेक मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, और डायरेक्ट ये कोड रन होगा, 8 मैच करेगा, वो वाले स्टेटमेंट रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और देन ये डायरेक्ट ब्लॉक से बाहर कर देगा और हमारा आउटपुट Z प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट क्या प्रिंट होगा? Z। क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब है, मतलब अब बाकी चीज़ें कोड में करके दिखाऊंगा, यहाँ पे इतना जितना सफिशिएंट था इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं क्विज भी आपको डालता रहता हूँ और पोस्ट के थ्रू, वहाँ भी देख सकते हो, और मैं वेबसाइट पे भी क्विज दे दूंगा लास्ट में आर्टिकल्स के बाद, ताकि आप क्विज भी वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है ना। और 1 by 1 मैं क्वेश्चंस बहुत सारा लाऊंगा, तो क्वेश्चंस छोड़ना मत, ठीक है ना, क्वेश्चंस देखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट, तो अब बहुत कुछ हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट में क्या आता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। देखो लूप का नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिपीटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ, यहाँ पे रिपीट होता रहता है कि एक बार लूप चल गया, जो भी हमको कोड रन करवाना है करवा दिया, फिर वो नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा। एक बार लूप चलने को एक आइटरेशन बोलते हैं, उसी को आइटरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन, तो क्या होता है, रिपीटेशन होता है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है कि हमें एडवांस में ही पता होता है कितने बार लूप रन होगा। वाइल लूप में क्या होता है कि हमें एडवांस में पता नहीं है, पर जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक क्या होगा, कोड रन होता रहेगा वाइल लूप का, ठीक है ना। और स्टेटमेंट जहाँ फॉल्स हुआ कंडीशन, ये लूप से बाहर आ जाएगा। डू वाइल लूप में क्या है, एटलीस्ट एक दफ़े आपका जो कोड होता है वो रन होगा ही, दिन बाद में कंडीशन चेक हुआ, यानी कि डू वाइल लूप को पोस्ट चेकिंग भी कहते हैं, पोस्ट चेकिंग स्टेटमेंट या पोस्ट चेकिंग लूप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले कोड रन होता है एक बार, कम से कम वो कोड रन हो ही जाएगा डू का। डू मतलब ये कोड को रन करो, उसके बाद वाइल, वाइल मतलब कि आप कंडीशन चेक करो, फिर आगे डू, फिर यानी कि डू का मतलब कि एक बार कोड को रन कर ही देगा वो, ठीक है ना। क्लियर हो बात? यानी कि कोड जो है आपका डू वाला, एक बार वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और देन वाइल कंडीशन चेक बाद में हो, यानी पोस्ट चेकिंग इसी को कहते हैं। और फिर कहाँ चला जाएगा, इस तरह से। तो तीनों इतना ही होता है फॉर लूप। चलो और बातें कर लेते हैं इस पर। देखो फॉर लूप, अगर फॉर लूप की बात करोगे, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हमें पता होता है कि इतने दफ़े ये कोड को रन करवाना है फॉर लूप में, तो आपका कोड उतनी दफ़े रन हो जाए। अब फॉर का सिंटेक्स भी देख लेते हैं थोड़ा। फॉर FOR स्मॉल में ही सारा रहेगा, फॉर, फिर यहाँ पे पेरेंथेसिस, और फिर यहाँ पे आपको क्या देना है, लेट्स सपोज
एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 दे सकते हो इस तरह से। या फिर जनरली जो बुक्स में होते हैं वो क्या होता है, आपके यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, एंड देन फिर यहाँ पे क्या है, कंडीशन, एंड देन फिर सेमीकोलन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये फॉर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन यहाँ पे ब्लॉक आना जरूरी है। तो फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे कंडीशन, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दोनों में से कुछ हो सकता है, और देन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड फॉर का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे आपके क्या होंगे, जो भी कोड होंगे ये कोड होंगे, एंड देन यहाँ पे ब्लॉक इसका क्लोज। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका इनिशियलाइजेशन होगा वेरिएबल का, जो भी होगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। कलर में चेंज करके कर दे रहा हूँ ताकि समझ में भी आ जाए। क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा पहले, ये पूरे फॉर लूप में सिर्फ एक ही बार चलेगा, ये वाला इनिशियलाइजेशन होगा, ये एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर चेक हुआ तो कंडीशन चेक होने के बाद हमारा अगर ट्रू है तो कोड जो भी होगा वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये कोड के बाद फिर ये चेक करेगा क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होगा वो कर देगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर ये वापस से चेक करेगा, कंडीशन को कर रहा है कंडीशन चेक। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वापस से आएगा, ये लाइन ऑफ कोड जो भी है फॉर लूप में ये रन होगा, फिर ये वापस से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फिर होने के बाद फिर ये कंडीशन एक बार मतलब चेक करते रहेगा। अगर ये ट्रू है तो फिर वापस से कहाँ जाएगा, ये लाइन ऑफ कोड फॉर का एग्जीक्यूट करेगा। करने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसी तरीके से ये लूप चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। आ रही बात समझ में। और ये कब तक चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू होता है। कंडीशन फॉल्स हुआ, जहाँ फॉल्स हुआ कंडीशन की, ये लूप जो है बाहर आ जाएगा आफ्टर फॉल्स। तो ये क्या होगा, फॉल्स जहाँ हुआ कि ये बाहर आ जाएगा। क्लियर। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि अगर ट्रू है तो यहाँ आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, ट्रू है तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, देन ट्रू है, फिर ये आएगा। जब तक ट्रू है, कंडीशन जहाँ फॉल्स हुआ कि बाहर आ जाएगा। बाहर आया, इसके बाहर अगर कोई कोड है तो वो प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा, वरना रिटर्न 0 खत्म। क्लियर हुई बात। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जो आपको पैटर्न प्रिंट करवाना होगा तो नेस्टेड फॉर लूप का आप इस्तेमाल करोगे। एक फॉर लूप आपका नंबर ऑफ रोज बताएगा, एक अंदर वाला फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा, और देन आप टू डायमेंशन जो भी है वो आप जो ट्राइंगल बनाना चाह रहे हो स्टार से या नंबर से या फिर कोई कैरेक्टर से, तो आराम से वो सारी काम आप कर सकते हैं। किसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू। आ रही बात समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक स्मॉल सा कोड देख लेते हैं, बेसिक सा कोड। वो कोड क्या करता है, फॉर लेट सपोज इंट हमने i ले लिया एंड n ले लिया, और हमने क्या है n का वैल्यू यूजर से ले लिया है। ठीक है ना, कि आप कितने बार फॉर लूप को रन करवाना चाह रहे हो। तो लेट सपोज n का वैल्यू हमने 5 ले लिया या 6 ले लिया या 10 ले लिया, जो भी मर्जी है वो ले लिया। तो n का वैल्यू मैं यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दे रहा हूँ। फॉर को मैंने डिक्लेयर कर दिया, n का वैल्यू हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इंट i n इक्वल्स टू 5 ये। एंड देन क्या करना है हमें, फॉर लूप फॉर, फिर i को इनिशियलाइज कर दूंगा यहाँ पे 0 1 से भी आप कर सकते हो जैसा ज़रूरत है। फिलहाल मैं 0 से कर रहा हूँ, सेमी कॉलन। उसके बाद यहाँ पे i कंडीशन देना है। तो लेट सपोज i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 या लेस देन 5, इक्वल टू नहीं करते हैं, चलो लेस देन 5। अब 5 करना है तो 5 कर दो, n करना है तो n कर दो, आपकी मर्जी। लेस देन n एंड देन i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, तो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ या प्रिंट क्या करवाना चाह रहा हूँ, तो प्रिंट f%d और ln का मतलब ये ln बोल दो या \n बोल दो, इसका मतलब है न्यू लाइन कैरेक्टर, कि न्यू लाइन में सारी चीज़ प्रिंट होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमने क्या i को ही प्रिंट करवाना है, सेमीकोलन। फिर यहाँ पे क्या करोगे, बंद कर दो। अगर एक ही स्टेटमेंट रखना चाह रहे हो तो यहाँ पे फॉर लूप को यहाँ पे बंद कर दो। ठीक है ना, फॉर का ब्लॉक यहाँ पे क्लोज हो गया। अब क्या करना है, चेक करना है। तो चलो ड्राई रन एक बार करते हैं। मानते हैं कि इसके ऊपर है कोड, इसके नीचे कोड
ऑलरेडी है। तो अब ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे ड्राई रन कर देता हूँ। पहले क्या होगा, आई डिक्लेयर हो चुका है, तो मतलब आई का काम है इसका मतलब, एन यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। अब यह आई डिक्लेयर जो इनिशियलाइज हुआ किससे, जीरो से, तो आई एक वेरिएबल है जो जीरो से क्या हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है। फिर यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 5, राइट। अब यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0, एन का वैल्यू 5, कंडीशन चेक होगा। अब कंडीशन चेक होगा तो क्या है, 0 इज लेस देन एन, 0 इज लेस देन एन मतलब 5, क्या कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हाँ आप आकर के अंदर आई को प्रिंट कर दो। ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो फॉर ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है कि आई का वैल्यू प्रिंट कर दो, तो आई का वैल्यू आप प्रिंट कर दो। तो आउटपुट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आउटपुट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आउटपुट क्या है, देखो ट्रू है, हाँ फर्स्ट आइटरेशन इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है तो चुपचाप से आई का वैल्यू अभी क्या था 0, तो 0 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है, ये हो गया कोड जब पूरा रन हो जाएगा जो फॉर्मूला का इसका, तो फिर ये नेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होगा। तो इंक्रीमेंट आई का वैल्यू 1 से बढ़ा दो, ये पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट दोनों का मतलब क्या है, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। अब एक पहले होता है एक बाद, इसका मतलब मैं आराम से बाद में समझाऊंगा, अभी इतना समझ लो कि आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अब आई का वैल्यू 0 नहीं, अब 1 हो गया, 1 फिर कहाँ जाएंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे 1 इज लेस देन 5, यस अभी भी ट्रू है कंडीशन, तो आई का वैल्यू चुपचाप से प्रिंट कर दो। कंडीशन ट्रू मतलब ये ब्लॉक में आएगा 4 के, और कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो रन कर जाएगा, तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा या 1 यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन में, तो हमने यहाँ पे \n लगाया मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये वापस से यहाँ जाएगा, एक इंक्रीज होगा आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 2। अब फिर कंडीशन चेक होगा 2 इज लेस देन 5, यस ट्रू। फिर फॉर जो ब्लॉक है उसके अंदर आकर के फिर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा, आई का वैल्यू 2 है अभी, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन इसी तरीके से क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा आई का वैल्यू 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन क्या है 3 इज लेस देन 5, यस अभी भी ट्रू है। फिर ये ब्लॉक के अंदर आएगा, फॉर का जो ब्लॉक है उसके अंदर आएगा, और देन एक स्टेटमेंट है प्रिंट, आई का वैल्यू प्रिंट करना है, तो आई का वैल्यू अभी क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटरेशन, तो आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो 3 से 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया तो कंडीशन फिर चेक करेगा, 4 इज लेस देन 5, यस ट्रू। अगर 4 जो है वो लेस देन 5 है, ट्रू है, तो आपको क्या करना है, फॉर के ब्लॉक के अंदर आ जाना है, और जो एक स्टेटमेंट है आई का वैल्यू प्रिंट करना है, प्रिंट करवा देना। आई का वैल्यू अभी क्या है 4, तो 4 आ जाएगा, आई का वैल्यू अभी क्या 4, तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है अपन, नेक्स्ट फिर इंक्रीमेंट, फिर यहाँ से कहाँ है ना बाहर आकर के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट करना है, तो आई का वैल्यू क्या है 4 से ये 5 हो जाएगा, 5 फिर कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन 5, क्या 5 के छोटा होता है क्या, नहीं बराबर होता है, तो छोटा यहाँ पे बोला जा रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो अब अंदर नहीं जाएगा ये, अब यहीं से वो बाहर आ जाएगा, कब, जब i इक्वल्स टू 5 होगा तब। तो क्या यहाँ पे i का वैल्यू 5 प्रिंट होगा क्या, नहीं प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि i का वैल्यू 5 तो हुआ, लेकिन ये इसके अंदर गया ना, अंदर जाके हमें प्रिंट करना था ना, तो अभी प्रिंट नहीं हो पाएगा 5, तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा 0 1 2 3 4, तो यही प्रिंट होगा हमारा। आ रही है बात समझ में, तो ये हमारा आउटपुट है। क्लियर हुई बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझने वाली बात थी। तो बस ऐसे ही करके अपन काम करेंगे। तो ये हो गया एक चीज़, किस तरह से आप 0 से 1 तक प्रिंट करवा सकते हो, 0 से 100 तक प्रिंट करवा सकते हो लूप को। आइटरेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक बार को चलना, जैसे एक बार चल के हमारा क्या 0, तो ये एक आइटरेशन में हुआ, ये दूसरा आइटरेशन में आउटपुट आया, ये तीसरा आइटरेशन में आउटपुट आया, चौथा आइटरेशन में, ये 5वां आइटरेशन में, और छठा आइटरेशन में कंडीशन रॉन्ग होगा तो क्या हो गया, बाहर हो गया, ये फॉर लूप से क्या हो गया, बाहर आ गया। क्लियर हुआ बात, एकदम क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ब्रेक का भी इस्तेमाल करवा दे रहा हूँ, ब्रेक का यूज़ करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फॉर सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, i इक्वल्स टू 0 इन i इक्वल्स टू 0 n इक्वल्स टू 5। आप यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हो। फिर यहाँ पे ये हो गया इनिशियलाइजेशन, आई यहाँ पे एन यहाँ पे 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर, तो फॉर आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब आई को तो इनिशियलाइज करवा ही चुका हूँ ना, तो आई डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई यहाँ से समझ में आ रहा है कि हाँ 0। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन, तो आई इज लेस देन 5, एंड देन फिर यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन, उसके बाद इंक्रीमेंट
या डिक्रीमेंट जो चाहो लगा सकते हो, तो इंक्रीमेंट मैंने लगा दिया। देन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ जो भी लिखना चाह रहे हो कोड हो जाएगा फॉर का, क्या लेट सपोज प्रिंट एफ आई का वैल्यू, परसेंटेज डी इंटीजर के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, एंड देन कॉमा के बाद फिर हमें जो चीज़ प्रिंट करवाना है वेरिएबल, तो क्या आई प्रिंट करवाना चाहते तो आई आ जाएगा, और देन सेमीकोलन से ये। अब यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दे रहा हूँ, क्या लगा दे रहा हूँ, ब्रेक लगा दे रहा हूँ, ब्रेक लगा दे रहा हूँ। अब ब्रेक लगा दिया मैंने, खत्म बात। यहाँ पे फिर मैंने छोड़ दिया, ऊपर का कोड नीचे का कोड जो भी है वो मान रहा हूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से सब आपने समझ लिया कि हाँ भाई वो किया जाता है। उसके बाद ये कोड फिर देन रिटर्न 0 करके खत्म किया जाता है। तो कहने का था कि जो मेन कोड है मैं फॉर का वो लिखा। अब यहाँ पे मान लो कि इसको ड्राई रन करते हैं, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, चलो ड्राई रन कर देते हैं। अब अगर ड्राई रन अगर इसका करना शुरू किया, आउटपुट मैं यहाँ पे लिखूंगा, आउटपुट यहाँ पे। अब यहाँ पे चलो \n भी लगा दे रहा हूँ न्यू लाइन के लिए। अच्छा यहाँ पे आप देखते हैं, तो ड्राई रन हम यहाँ पे कर लेते हैं, इतनी सी जगह में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो अब i इक्वल्स टू क्या है 0, i एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 0 से इनिशियलाइज किया गया, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो 5 से। अब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फॉर चलेगा, i आया तो i का वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 0 इज लेस देन 5, यानी कंडीशन चेक होगा, तो 0 इज लेस देन 5, यस ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो कहाँ चले जाएंगे हम, यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि फॉर का ब्लॉक जो है उसमें आ जाएंगे। उसमें 2 स्टेटमेंट है, एक तो है हमारा क्या कि प्रिंट कर दो, और दूसरा क्या है आई का वैल्यू को प्रिंट कर दो, और दूसरा क्या है कि ब्रेक, यानी कि लूप से बाहर आ दो। इसके बाद तो यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू क्या है 0, आई का वैल्यू क्या है 0, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है कि आप लूप से डायरेक्ट बाहर आ दो, लूप से डायरेक्ट बाहर आ दो, डायरेक्ट, यानी कि उसके बाद कुछ मत देखो आप, लूप से डायरेक्ट। ब्रेक जहां मिला ना कुछ नहीं देखेगा, ये डायरेक्ट बाहर आ गया मतलब, तो आई का वैल्यू आउटपुट क्या आया 0, आंसर यही है। तो ब्रेक का काम इतना है। पिछली बार हमने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या प्रिंट हुआ था 0 1 2 3 4 ये प्रिंट हुआ था, लेकिन इस बार ब्रेक लगा दिया, एक ही बार में बाहर आ गया लूप से। समझ में आ रही है बात, तो ये ब्रेक का है। वैसे तो स्विच में भयानक इस्तेमाल है ब्रेक का, और भी जगह पे जहाँ पे ब्रेक आप लगाना चाह रहे हो लगा दो, ब्रेक का इस्तेमाल कर लो। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट इसी तरीके से एक होता है कंटिन्यू, ठीक है ना, कंटिन्यू। अब देख लेते हैं उसका कंटिन्यू का इस्तेमाल। पहले वाइल लूप देख लें कि पहले कंटिन्यू देख लें, चलो छोड़ो कंटिन्यू की जगह पे देख लेंगे, चलो वाइल लूप ही देख लेते हैं। तो वाइल लूप क्या है, फॉर लूप तो समझ में आ गया ना, उसी की तरह है वाइल लूप भी, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी कि यहाँ पे फॉर लूप में एडवांस में पता होता है कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें पता नहीं है कितना मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना, लेकिन कि जब तक मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू होगा तब तक रन करते रहो, कहने का मतलब ये है। तो इसका जो आप वाइल स्मॉल में ही सब लिखना है, सिंटेक्स देख लो वाइल, फिर यहाँ पे कंडीशन, जो कंडीशन होता है कंडीशन दे दो। कंडीशन देने के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक को हमेशा सी प्रोग्रामिंग में कैसे दिखाते हैं, करली ब्रेसेस से। तो ये हो गया ब्लॉक और ये हो गया ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, उसके अंदर का कोड होगा। अब ये कंडीशन ट्रू है ना, तब आएगा और ये कोड चलेगा। क्लियर हुआ बात। अब ये वाइल लूप चला, यहाँ पे ये कंडीशन के बेसिस पे फिर अंदर आएगा, तो कोई बेस केस भी होगा इसका, यानी कि बेस केस मतलब टर्मिनेशन केस। टर्मिनेशन केस लेट्स सपोज हम आई इक्वल्स टू क्या कर दे रहे हैं, आई प्लस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हर बार आई का वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, या 2 भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये, तभी ना जाकर के आगे जाकर के कंडीशन फॉल्स होगा तब ये बाहर आ जाएगा, तो ये देना ज़रूरी है कंडीशन ये। अब इस पर एक छोटा सा कोड देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें। हमने क्या किया, इंट आई डिक्लेयर कर दिया, आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया आई को, एंड देन फिर हमने लेट सपोज n ले लिया और n इक्वल्स टू 5 ले लिया, ठीक है। वाइल फिर हमने लिया वाइल एंड देन कंडीशन ये दिया कि n i इज लेस देन n, ठीक है, एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट करवाना लेट सपोज i को ही, तो प्रिंट f परसेंटेज d, फिर यहाँ पे i सेमीकोलन और इससे बाहर आ जाए। ब्रेक का सेम इस्तेमाल है जैसे फॉर में, तो इसके बाद ब्रेक लगा सकते हैं और ब्रेक वाइल से डायरेक्ट बाहर कर देगा इस स्टेटमेंट के चलने के बाद, तो वो बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पे देख लेता हम लोग ये वाला केस। तो आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखेंगे,
और यहाँ पे हम लोग ड्राई रन करेंगे। ठीक है, अब i इक्वल्स टू आई एक वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या है 0 से इनिशियलाइज किया गया है, n जिसको 5 से इनिशियलाइज किया गया है। ठीक है, वाइल देन i इज लेस देन, कंडीशन क्या है 0 इज लेस देन 5, ट्रू है, हाँ ट्रू है, ये डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा ये कंडीशन ये तो लिख दिया हमने, पर यहाँ पे i का वैल्यू लिख जाओ, i इक्वल्स टू i प्लस 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि i का वैल्यू प्रिंट कर दो, क्या है 0। अब यहाँ पे एक बैकस्लैश n भी लगा दो ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो वर्टिकली। ठीक है ना, तो ये हो गया एक आइटरेशन। इसी तरह से नेक्स्ट आइटरेशन जाएगा। अब यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा i प्लस 2, i का वैल्यू अभी क्या था 0, 0 प्लस 2 2, तो 2 का वैल्यू ये क्या होगा i के अंदर चला जाएगा, तो i का वैल्यू अब इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चल गया सारा कोड जो वाइल ब्लॉक का था। हाँ, तो अब ये क्या होगा, फिर ये बाहर चला जाएगा और ये फिर कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन चेक करेगा, फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू, तो यस ट्रू है अभी भी। अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट फिर ये वाइल का जो कोड है मतलब ब्लॉक है, ये ब्लॉक में जाकर के जो भी स्टेटमेंट होगा सबको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, कहने का मतलब है, तो प्रिंट यहाँ पे है तो प्रिंट करेगा क्या i का वैल्यू 2, तो i का वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन i का वैल्यू फिर इंक्रीज भी हो रहा है, यहाँ पे i इक्वल्स टू आई प्लस 2, तो i का वैल्यू क्या है अभी 2 और 2 प्लस 2 4, तो ये 4 i के अंदर चला जाएगा। तो अब ये इंक्रीज होकर के 4 हो जाएगा। अब 4 इज लेस देन 5, ठीक है ना, इज इट ट्रू, कंडीशन चेक करो। अब यहाँ पे 4 इज लेस देन 5, यस होता है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब फिर अंदर आएगा और अंदर आकर के क्या करेगा, जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंट है तो प्रिंट क्या बोला, सिर्फ i का वैल्यू प्रिंट कर दो, तो ये क्या होगा नेक्स्ट लाइन में 4 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे i का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, कितना i प्लस 2 से, i का वैल्यू अभी क्या है 4, 4 प्लस 2 6 हो गया। अब ये i का वैल्यू 6 है, फिर कंडीशन चेक करेगा, तो 6 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू, नो फॉल्स, तो फॉल्स हो गया यहाँ पे। अगर ये फॉल्स हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब अंदर कोड नहीं चलेगा वाइल का, अब ये बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब सीधा बाहर, इधर से नहीं, कहाँ से बाहर आ जाएगा, इधर से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अब एग्जीक्यूशन बाहर आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि ये अब हमारा आउटपुट अगर इस कोड का देखो तो ये हमारा आउटपुट है 0 2 4, है ना इंटरेस्टिंग। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ ऐसा नहीं था कि हम फॉर लूप से नहीं करवा सकते थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ये डिफरेंस था। हाँ, क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पे भी इसी तरह से आप ब्रेक लगा सकते थे, अगर आपको ब्रेक लगाना था तो ब्रेक लगा सकते हो, ब्रेक लगाओगे तो फिर नेक्स्ट काम कर सकते हो, वैसे ही जैसे वहाँ पे ब्रेक लगाया था फॉर लूप में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सपोज इंट आई और i इक्वल्स लेट सपोज 2 कर दिया हमने, और n ले भी सकते हैं यूज़र से, और नहीं तो चलो और इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं इसको, लेट सपोज 8 से। एंड देन फिर हमने क्या किया, इफ़ लगाया, और इफ़ के अंदर फिर हमने क्या किया, इफ़ लगा करके फिर लेट सपोज i इज लेस देन n, अगर ये है इफ़, अगर ये है देन आपको क्या करना है, वाइल और फिर यहाँ पे इसका भी कंडीशन होगा, तो इसका कंडीशन है i इज लेस देन 3, लेट सपोज i इज लेस देन 3, और फिर यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट वाइल प्रिंट। अब लेट सपोज आई को ही प्रिंट कराना, %d आई, तो जो चाहो प्रिंट करवा सकते, कोई नाम कुछ अगर वो चाह रहे सब प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाओगे तो लगा दो ब्रेक, एंड देन ये हो गया। ये स्मॉल सा कोड है हमारा, इसको ड्राई रन करता है। आउटपुट यहाँ पे रहेगा हमारा। चलो क्या बोल रहा है, i को 2 से इनिशियलाइज किया गया है, n को 8 से इनिशियलाइज किया गया है। अब i इज लेस देन n, इफ बोल रहा है, तो 2 इज लेस देन 8, इज इट ट्रू, तो यस बोलेगा कि हाँ ट्रू है। ट्रू है तो आप अंदर जाइए,
अब एलिजिबल है, आप अंदर जाइए। पहले आकर के चेक हुआ आपका आईडी कार्ड, अच्छा हाँ आप ट्रू, अब आप अंदर घुस गए। अब आप अंदर जाइए तो फिर क्या होगा, फिर एक और जगह पे चेकिंग होगा। तो यहाँ पे वाइल, तो यहाँ पे फिर चेक किया जाएगा। अगर आपको चेक किया जा रहा है कि आई इज लेस देन 3, तो आई का वैल्यू क्या है 2। अच्छा यहाँ पे एक और हमें लगाना था, लेट्स सपोज आई का वैल्यू आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो चलो अब क्या हो गया, आई इज लेस देन 3, ये ट्रू है क्या, तो हाँ ट्रू है। तो अब ये वाइल का जो ब्लॉक है वो उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर जाकर के फिर प्रिंट होगा क्या, तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई प्रिंट कर दीजिए। तो यानी कि आई का वैल्यू अभी क्या है 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब आई का वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा क्या, आई प्लस 3, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, तो आई के अंदर क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे अब ये 5 हो जाएगा, राइट। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हुआ इसके जस्ट बाद क्या है, ब्रेक है। अब ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक बोलेगा भाई तुम तो गड़बड़ कर दिए, क्या गड़बड़ कर दिया, हमको तो डायरेक्ट लूप से बाहर कर दिया। तो करंट ब्लॉक से बाहर होगा, याद रखना करंट ब्लॉक इसका क्या, इफ से भी बाहर नहीं चला जाएगा, करंट ब्लॉक इसका क्या है, करंट ब्लॉक है ये, तो बस इससे बाहर चला जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो इससे बाहर फिर जो कोड होगा वो रन हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर हो रही है बात। तो यही इसका कहने का मतलब है, ये ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 2, आंसर। डू वाइल लूप मतलब क्या है, वाइल लूप है, पर डू मतलब क्या है कि एक बार कम से कम डू मतलब कि कोड को क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद चेकिंग होगा, यानी कि इसको पोस्ट चेकिंग भी बोलता है, बाद में चेक होता है। तो सिमिलरली क्या बोला, सिमिलर टू द वाइल लूप, ये वाइल लूप की तरह ही होता है, बट द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड जो वो एग्जीक्यूट हो गई। और वाइल लूप में क्या था कि पहले कंडीशन ट्रू होना ही चाहिए, तो ये एक ना एक बार कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डू वाइल में नहीं है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अभी एक बार तो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। तो उसके बाद चेक क्या है कि दूसरी बार कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा ये पक्का है। तो यही चीज़ बोल रहा है। सिंटेक्स क्या होता है इसका, डू मतलब कि एक बार काम करेगा ही कोड, एक बार क्या होगा काम करेगा ही आपका, एग्जीक्यूट करेगा ही, उसके बाद क्या होगा फिर वाइल, और फिर यहाँ पे कंडीशन या एक्सप्रेशन जो होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वो सेमीकोलन। यहाँ पे याद रखना सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो बस यही था सिंपल सा सिंटेक्स, बाकी सारा काम उसी की तरह। नेक्स्ट, डू वाइल लूप में कुछ भी कर सकते हो, तो डू फिर यहाँ पे कोड प्रिंट एफ जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये होने के बाद हमने क्या कर दिया, वाइल आई इज लेस देन एन और देन सेमीकोलन लगा दी। अब जो ये चीज़ है, अब हमें क्या करना, आई का वैल्यू को हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, आई का वैल्यू को आई प्लस 2 लेट सपोज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे इनिशियलाइज भी करना होगा ना इसको। तो आई का वैल्यू लेट सपोज 2 है स्टार्टिंग में, और एन का वैल्यू लेट सपोज 5 है, और यहाँ पे इंट है, तो इनिशियलाइज भी हमने कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर का कोड बाकी आपको पता है, इसके नीचे का भी पता है, बाकी ये मैंने सिर्फ डू वाइल का कोड लिखा है, ठीक है। तो सिंपल सा कोड है, क्या करना है, आई का वैल्यू 2, तो ये तो ठीक है, ये क्या होगा, ये आई का वैल्यू 2 चला जाएगा और आई एन का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया डू मतलब करो क्या, आई का वैल्यू क्या कर दो, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया अपडेट होकर के 4, और देन प्रिंट जी, तो जी प्रिंट होगा, और यहाँ पे एक \n भी लगा दे रहा हूँ, तो क्या होगा 4, एंड देन नेक्स्ट लाइन में जी प्रिंट होगा, ये हो गया। एंड देन फिर वाइल चेकिंग होगा यहाँ पे, वाइल अब चेक होगा यहाँ पे। अब चलो इसको फॉल्स ही कर दे रहा हूँ यार, हर बार ट्रू सही नहीं है, चलो फॉल्स कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि आई का वैल्यू अब चेक करो, तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 4, एंड देन फिर क्या करना है, एन का वैल्यू है 5, चेक करो ये ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स है, तो फॉल्स है तो बस यहाँ से बाहर हो जाएगा, अब डू तक नहीं जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो फिर डू जाता, फिर डू प्रिंट होता, फिर ये चेक होता, इस तरह से होता। लेकिन अभी क्या है, फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट ये बाहर हो जाएगा, अब डू के अंदर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वाइल स्टेटमेंट, वाइल जो कंडीशन था वो फॉल्स हुआ पहली बार में ही, लेकिन फिर भी मेरा जो ब्लॉक ऑफ डू है वो एग्जीक्यूट हुआ एक बार,
तो इसीलिए कहा गया था एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार मेरा कंडीशन अगर ट्रू और फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम एक बार तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है ना। डू का जो कोड होता है, डू का जो ब्लॉक होता है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट, तो ये एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ है जिससे मेरा आउटपुट क्या आया 4 या फिर जी, 4G मेरा ये आंसर है, यानी कि आउटपुट है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग में तो ब्रेक मैंने बता ही दिया। ब्रेक क्या करता है, जो करंट ब्लॉक जो होता है ना उससे क्या करता है, बस बाहर कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू ब्लॉक जो करंट ब्लॉक है उसमें अगर ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लगाते हैं तो बस वो पर्टिकुलर आइटरेशन को क्या करता है, नेक्स्ट आइटरेशन में शिफ्ट कर देता है बस। लेकिन ब्रेक क्या करता है, वो डायरेक्ट जो करंट ब्लॉक होता है उससे बाहर ही कर देता है, ठीक है ना, बाहर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका यहाँ पे कंटिन्यू होता है वो बस नेक्स्ट आइटरेशन, जो करंट आइटरेशन है ना, देखो ध्यान से, कंटिन्यू लगाया, कंटिन्यू लगाया, इससे पहले कोई स्टेटमेंट रहा होगा, इसके बाद रहा होगा, तो कंटिन्यू क्या करता है, जब कंटिन्यू को काम करोगे ना तो ये आएगा। अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो डायरेक्ट बाहर कर देता, ये सारे ब्लॉक से डायरेक्ट बाहर ही कर देता, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, जब यहाँ तक पहुंचे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे आया तो कंटिन्यू देखा हमने, तो कंटिन्यू क्या करता है कि उसके बाद वाले को होल्ड कर देता है, उसके बाद वाले को वो होल्ड पे कर देता है, और ये डायरेक्ट यहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, नेक्स्ट, यानी कि फिर जाकर के नेक्स्ट में आप कंडीशन चेक करना है तो कंडीशन कीजिए, जो करना है कीजिए, मतलब कि नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंचा देता है, कहने का मतलब ये। फिर आएगा, फिर सेम कोड एग्जीक्यूट होगा, जैसे कोड एग्जीक्यूट होता है तो वैसे एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे, यानी कि कहने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर आइटरेशन है ना, वो उसके बाद वाले जो आइटरेशन होता है उसको ब्लॉक नहीं करता। जैसे ब्रेक जो होता है डायरेक्ट खत्म ही कर देता है, तो वैसे नहीं करता ये। बस इसका कोड करके मैं दिखा दूंगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर है गो टू, फिर है रिटर्न, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जंपिंग का तो नाम जंपिंग स्टेटमेंट तो नाम समझ में आ ही गया ना, तो अब क्या करना है। ब्रेक का तो देख ही लिया है, तो ब्रेक के बारे में आप ज़्यादा टाइम पास करूंगा नहीं। तो ब्रेक का हो गया, क्या करता है, एग्जिट द लूप और स्विच, क्या है, प्रीमेच्योरली। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जिट कर देता है लूप से या फिर स्विच से, डायरेक्ट करंट जो ब्लॉक होता है ना आपसे उससे डायरेक्ट ये बाहर कर देता है। कौन, ब्रेक स्टेटमेंट, कहने का मतलब ये है बस। नेक्स्ट है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है कि काम इसका भी सेम है, लेकिन वो क्या डायरेक्ट बाहर कर देता है, एग्जिट कर देता है, लेकिन ये एग्जिट नहीं करता है। स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड द लूप फॉर द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन। तो ये डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, जो करंट जैसे कंटिन्यू लगा तो उससे पहले वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद वाले को होल्ड पे कर देगा, क्या करेगा, स्किप कर देगा। और जो ये कंटिन्यू ये क्या कर देगा, नेक्स्ट आइटरेशन पे ले जाएगा, फिर सेम काम चलेगा, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही कंडीशन जब तक फॉल्स हो तब तक ये काम होता है, उसके बाद बाहर आ जाएगा। तो बस ये जो करंट जो आइटरेशन होता है ना उसको क्या करता है, स्किप करता है, मतलब कि करंट आइटरेशन को नहीं, करंट आइटरेशन जो होता है अपने से कंटिन्यू, अपने से ऊपर वाले को तो काम कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन अपने से नीचे वाला करंट आइटरेशन में अपने से ऊपर वाला जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अपने से नीचे वाले को स्किप करेगा, और जब कंटिन्यू आता है तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाता है। बस कंटिन्यू का सिर्फ इतना काम है। आ रही है समझ में। तो इसका जब कोड करवाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से और भी चीज़ें एग्जांपल इससे बताऊंगा, फिलहाल इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा गो टू। तो गो टू क्या कहता है, ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द लेबल्ड स्टेटमेंट विद इन द सेम फंक्शंस थ्रू जनरली डिस्करेज्ड ड्यू टू द रीडेबिलिटी कंसर्न्स। तो कहने का मतलब क्या है कि गो टू क्या करता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट समझ लेते हैं। सिंटेक्स पहले देख लो, गो टू का सिंटेक्स क्या है, ये सब क्या है, जंप मतलब कि जंप करवाता है कि लेबल तुम्हारा चेंज, ये गो टू क्या करता है, लेबल चेंज कर देता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो गो टू कीवर्ड हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, लेबल, और ये सिंटेक्स है, ये लेबल हो गया, लेबल का नाम, फिर यहाँ पे सम कोड होगा, फिर यहाँ पे लेबल। तो आपका क्या है कि अगर गो टू लेबल है ना, तो गो टू लेबल जब स्टार्ट होगा ना चलना, तो लेबल पे डायरेक्ट ही आपको ले जाएगा, उसके बाद वाले कोड का कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट ही आपको लेबल पे ले जाएगा, और लेबल का कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जंप का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, मतलब जंप कोड का मतलब है यही सब होता है। कोई क्या कर रहा है, स्किप करवा दे रहा है अपने बाद वाले स्टेटमेंट को, कोई क्या कर रहा है, डायरेक्ट लूप से बाहर ही एग्जिट करवा दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, जैसे लेबल क्या कर रहा है, लेबल आपको कुछ कोड को स्किप करवा के कुछ कोड को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो, हैश इंक्लूड, ये पूरा कोड लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गया प्रीप्रोसेसर डायरेक्ट इंट मेन फंक्शन, फिर इंट ij डिक्लेरेशन हो गया ij वेरिएबल का, देन फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, ये समझ सकते हो ऐसा कि ये आपका क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे करके, ठीक है। एंड देन यानी कि कहने वाले i का वैल्यू 0 के लिए
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आई का वैल्यू 0 ही है अभी, फिर ये कंडीशन चेक होगा जे का वैल्यू 0, फिर जे इज लेस देन, फिर ये कंडीशन आपका यानी कि ये 5 बार चलेगा, फिर ये 5 बार चलेगा। कहने का मतलब ये कि इसके हर एक बार के लिए ये 5 बार चलेगा। इसके समझ में आ रहा है, इसके हर एक बार के लिए यानी कि एक बार कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये वाला अंदर वाला लूप 5 बार चलेगा। कहने का मतलब ये। उसके बाद जब ये चलेगा एक बार यानी जे का वैल्यू 0 पे एक बार चलेगा ये, तो अब कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू बराबर है 2 के क्या, साथ ही साथ जे का वैल्यू भी बराबर है 2 के क्या, कि अगर है तो गो टू एंड, डायरेक्ट एंड कर दो यानी कि एग्जिट बोथ लूप्स, यानी दोनों लूप से बाहर करके हमें कहाँ कर दो, यहाँ कर दो। तो ये होता है। लेकिन कंटिन्यू ये नहीं कर सकता है, अब ब्रेक ये नहीं कर सकता। ब्रेक जो होता है करंट जो आपका लूप होता है ना उससे बाहर करता है, तो आपको 2 बार लूप से बाहर नहीं कर देगा। लेकिन ये जो आपका गो टू स्टेटमेंट है ये कर सकता है। कहने का मतलब ये है। तो कुछ नहीं लिखना है, गो टू जहाँ से भी आपको जंप करवाना है तो गो टू लिखो, एंड लिखो। एंड ऐप का एक फंक्शन की तरह काम कर सकता है, फंक्शन तो बोलना रॉन्ग होगा, पर एंड एक नाम लिखो जो लेबल का नाम होगा। फिर यहाँ पे बाहर में एक जहाँ पे भी आप करवाना चाह रहे हो, डायरेक्ट कितना भी आप ब्लॉक को एग्जिट करवा के डायरेक्ट बाहर निकालना चाह रहे हो वहाँ कर दो, तो उससे बाहर एक नाम लिख दो उसी नाम का, जो गो टू लेबल नाम लिखो, वही लेबल का नाम लिखो, फिर डॉट मतलब 2 डॉट मतलब कि कॉलन लिखो, कॉलन का जो प्रिंट करवाना चाह रहे हो। तो ये सब को छोड़ छाड़ के डायरेक्ट आ जाएगा और लेबल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लेबल वाले कोड को। बस इतना सा काम है गो टू का। होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अब बाकी कोड तो हम समझेंगे आराम से। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने क्या बोला, हर एक आई का वैल्यू के लिए क्या होगा, जे चलेगा 5 बार। हर एक आई के वैल्यू के लिए क्या होगा, जे चलेगा, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, सॉरी यहाँ पे 5 बार। ये हो गया। अब ये 2 पे तो बोल रहा था ना कि दोनों 2 पे, तो ये वाला चीज़ आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि कंडीशन था वहाँ पे इफ वाले में कि आई का वैल्यू 2 के बराबर, जे का वैल्यू भी साइमल्टेनियसली 2 के बराबर होना चाहिए, तब क्या करो आप एंड वाला, तो एंड वाला एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट जो होगा एंड वाला लेबल मतलब कि गो टू स्टेटमेंट, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट आई जे का वैल्यू क्या होगा 2 और जे का वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। कहने का तो बड़ा सिंपल सा है। बस गो टू यहाँ पे समझाना, ज़्यादा कुछ इस्तेमाल इसका है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी। जब मैं हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ भी छोड़ू। नेक्स्ट देख सकते हो उसी तरीके से नेक्स्ट कोड। चलो अब गोटू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गोटू का यूज कहाँ करते हैं, देखो, एग्जिटिंग फ्रॉम द डीपली नेस्टेड लूप्स और अ कंडीशंस। तो कहने का मतलब है जो ब्रेक क्या करता था, करंट ब्लॉक से क्या करता था, बाहर करता था, यानी करंट लूप से, जो करंट आइटरेशन से बाहर करता था। कंटिन्यू करंट आइटरेशन को बस जो अपने बाद वाला स्टेटमेंट उसको स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन में ले जाता था। आपका गोटू क्या करेगा, आपको जितने भी लूप से, यानी कि आपका लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, और सब लूप से एक ही बार में बाहर आना है, तो ये काम गोटू आसानी से कर देगा। ये मतलब है हैंडलिंग एरर्स इन अ रिसोर्स अलोकेशंस वेयर क्लीन अप कोड इन नेसेसरी। तो ये दोनों चीज़ में काम आता है, इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कहाँ पे करना है, गोटू का इस्तेमाल ही नहीं करना है। कहाँ पे, व्हेन कोड कैन रिटेन क्लियरली विद लूप्स एंड कंडीशंस एंड फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स लॉजिक वेयर गोटू वुड रिड्यूस रीडेबिलिटी एंड मेक मेंटेनेंस डिफिकल्ट। तो ये सब जगह पे इस्तेमाल हमें नहीं करना है गोटू का। नेक्स्ट है एंड लास्ट है हमारा आज का क्या टॉपिक, रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, एग्जिट फंक्शन। जैसे याद है ना इंट मेन के अंदर क्या रिटर्न 0 लिखते थे, याद है ना, एंड ऑप्शनली रिटर्न्स अ वैल्यू टू फंक्शंस कॉलर। क्लियर। तो बस इतनी से काम है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है हमारा, और हमें फॉलो कर लें यार। आप कहाँ पे, www.jnjacademy.com ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के जो भी आर्टिकल्स है या फिर जो भी PDF वगैरह है आप प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, और देन मैं वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें आप। फिर ये हमारा फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम ID है, और देन टेलीग्राम जो ऑफिशियल ग्रुप है, चैनल है टेलीग्राम का चैनल, उसको आप यहाँ से ज़रूर आप ऐड हो जाए वहाँ से। ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच यार।